हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम एक नए यूनिट की शुरुआत करेंगे जो कि है यूनिट 13 स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दिस यूनिट इज पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 1 जो कि है इंडिया एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी ऑफ दिस यूनिट 13 विच इज स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो क्योंकि हम एक नया यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इस यूनिट में विच इज यूनिट 13 इस यूनिट में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है हम हमेशा जैसे करते हैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे, देन वी विल स्टडी अबाउट इंडिया एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी. Next topic that we will study is the Indian economic system, economic growth and economic development, trends in national income growth and structure, trends in saving and investment, role of the public sector, and finally we will study about the joint sector. तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इस चैप्टर में पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो किस हिसाब से है, इसको हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी मानते हैं, क्यों मानते हैं, ये सब जो है हम देखेंगे। अगर हम एक वर्ड सुनते हैं, हम ये वर्ड सुनते हैं अगर अंडर डेवलप्ड कंट्री, तो अगर हम ये वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि भाई ये जो कंट्री है वो क्या होगा, वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होगा, वहाँ जो है गरीबी जो है बहुत ही ज़्यादा होगा, लोगों के पास जो है घर वगैरह नहीं होगा, मे बी जो है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी है जो है लोगों के पास नहीं होगा, तभी तो वो गरीब है। अगर उनके पास काम करने के अपॉर्चुनिटीज़ होते तो वो गरीब नहीं रहते। तो हमें जो है और वहाँ की इकोनॉमी की अगर हम सोचे तो हमें लगेगा कि वहाँ का इकोनॉमी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है पुअर तरीके का है, कुछ प्लानिंग नहीं है, सब कुछ जो है एकदम मिसमैनेज हुआ पड़ा है। GDP ग्रोथ वगैरह ग्रोथ रेट तो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, बहुत दिक्कत वाला टाइप जो है हमारे दिमाग में एक इमेज आता है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को जनरली पुअर ही माना जाता है एंड इनका जो रेट ऑफ कैपिटल इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इतना खराब रहता है कि वो एक सस्टेन डेवलपमेंट जो है वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो पाता। एंड अगर हम अपने कंट्री की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का हाल भी जो है ऐसा पहले नहीं था। ये हम बात कर रहे हैं, ये जो कहानी हम बात कर रहे हैं दैट इज प्री इंडिपेंडेंस टाइम की। इंडिपेंडेंस से पहले आपको भी पता है हमें कौन रूल करता था एंड जो हमारा जितना भी रिच रिसोर्स है वो सारा का सारा जो है एक्सप्लॉइट हो चुका था। तो ऐसे चलते हमारा इंडिया भी जो था उस टाइम पे प्री इंडिपेंडेंस टाइप पे भी काफ़ी ज़्यादा पुअर था, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, लोगों के पास जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उस टाइम पे जो है वो ज़्यादा नहीं था। बट इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? इंडिपेंडेंस के बाद जो है हमारी कहानी जो है बिल्कुल चेंज हो गया। इंडिपेंडेंस के बाद सारा का सारा जो पावर है वो हम लोगों के पास आ गया। हम लोगों के ही बंदे यानी कि भारतीय लोग ही जो है पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो में आ गए और उन लोगों ने सबने शुरुआत करी प्लानिंग वगैरह की, है ना। तो यहाँ पे जो है इकोनॉमिक प्लानिंग का जो है एक दौर शुरू हुआ एंड 5 ईयर प्लान्स के बारे में आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी। 5 ईयर प्लान्स जो है वो बनने लगे एंड इसी के चलते जो है धीरे धीरे करके जो है डेवलपमेंट होता गया। एक एक प्लान में आप देखोगे कुछ कुछ जगह पे फोकस होता है, किसी टाइम पे एग्रीकल्चर पे फोकस होता है, किसी टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन में फोकस होता है। तो धीरे धीरे करके एक बहुत तरीके से जो है प्लानिंग किया गया एंड इस प्लानिंग में जो है बहुत सारे जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस भी जो है आपको देखने को मिलेगा। एक डिफरेंट पीरियड में जो है डिफरेंट टाइप के जगहों पे डिफरेंट एरिया में इकोनॉमी के जो है डिफरेंट एरिया पे फोकस किया गया है एंड इसके चलते क्या हुआ, हमारा जो है इंडियन इकोनॉमी जो है एकदम सही धीरे धीरे जो एकदम ही ज्यादा खराब था वो धीरे धीरे करके जो है राइज होने लगा। एंड आपको पता है आज के टाइम पे इंडिया का हाल कैसा है, हम एकदम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशंस है, बहुत ही ज्यादा हमारे पास रिसोर्सेज भी है, हमारे जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा मेहनती है, बहुत ही ज्यादा जो है
जो आप मिलियनियर और बिलियनियर की बात करो, उनमें आज इंडिया के लोगों का भी नाम आता है। तो ये सारा जो है धीरे 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 करके जो है वो चेंजेस हुआ, एंड यही सब जो है हम जो है इस यूनिट पे कवर अप करेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी जो थी वो किस प्रकार से थी, एंड वो जो है अडॉप्ट कैसे हुआ, यानी कि जो प्री इंडिपेंडेंस के टाइम तो एकदम ही डिफरेंट कहानी था, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या क्या हुआ, ट्रेंड्स ऑफ नेशनल इनकम हमको कैसे देखने को मिला, जो नेशनल हम सेविंग की बात करें, नेशनल सेविंग और इन्वेस्टमेंट, वो सब चीजें जो है क्या क्या है, कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे बढ़ता चला गया, एंड इन सब में जो है इंपॉर्टेंट रोल हमारे गवर्नमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एंड जो हमारे गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर थे, जो पब्लिक सेक्टर है वो उनका बहुत ही ज्यादा बड़ा योगदान है इस डेवलपमेंट में। तो पब्लिक सेक्टर, आजकल देखो, आप देखो प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा है ना, हर फील्ड पे जो प्राइवेटाइजेशन की बात, तो इतना ज्यादा आज के डेट में इतने ज्यादा हर चीज जो है प्राइवेट है, बट आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इन सब का जो बेस, जो हम इतना जो है वाइब्रेंट इकोनॉमी आज के डेट में देख रहे हैं, उन सब का जो बेस है, बेस बनाने में पब्लिक सेक्टर, जो PSUs है हमारे, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, उनका बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल है। हम लोग आज के डेट में हमारे इंडस्ट्रीज सब इतने स्ट्रांग ही इसलिए ही है क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो था उनका जो है, देखो उनके एम जो होता है वो होता है इंडिया को स्ट्रांग बनाना, इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाना, खाली प्रॉफिट मोटिव नहीं है। ओके, सो वो जो है एक्चुअली सबको साथ लेके चलते हैं, बट प्राइवेट में आपको पता ही है प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, उनको बस अपना अपना वो सोशल लोगों के लिए ज्यादा कुछ नहीं करते, देश के लिए इतना ज्यादा कुछ नहीं होता है, वो उनको प्रॉफिट मोटिव ज्यादा उनका रहता है, वो बस नाम के लिए CSR एक्टिविटीज वगैरह करते रहते हैं, ये फैक्ट है। बट ये जो PSUs है वो जो है गवर्नमेंट का स्टेक्स उनमें रहता है, उनका मोटो ये रहता है कि हमारा जो है कंट्री के जो है हर चीज को जो है स्ट्रांग बनाए रखे। तो अगर हम बेस की बात करें, एक स्ट्रांग इंडस्ट्रियल बेस बनाने में जो है बहुत बड़ा योगदान है हमारे ये पब्लिक सेक्टर का। सो अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी जो है इट इज कैरेक्टराइज्ड एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इसको बोला जाता है, एंड जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश के टाइम पे जो था हमारा हाल जो है बहुत ही ज्यादा जो है बुरा था। उनके टाइम पे जो है इंडिया में क्या था, स्टैगफ्लेशन था, बट उस टाइम पे वो था, बट आज के टाइम पे स्टैगफ्लेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। उसका जो है तब से यहाँ तक जो है आज तक जो है डेवलपमेंट जो है काफी हमारा यहाँ हुआ है, काफी ज्यादा जो है डेवलपमेंट हुआ है, बट अब भी जो है देयर इज लॉट टू इम्प्रूव इन इंडिया, क्योंकि आज के जमाने में भी जो है काफी सारा लॉट ऑफ आवर पॉपुलेशन इज स्टिल लिविंग अंडर पॉवर्टी। बहुत ज्यादा पॉवर्टी आज के डेट में भी है, बट ये है कि पहले जितना, अगर प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे देखें उतना नहीं है, बट स्टिल जो है हमारा जो है पॉवर्टी लेवल स्टिल काफी ज्यादा है। एंड इंडिया के अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, इंडिया में जो है रिसोर्सेज जो है बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, एंड सारा का सारा रिसोर्सेज आज तक भी, आज के डेट में भी वो यूटिलाइज नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा हमारे पास अनटैप्ड रिसोर्सेज है, तो ये सारा रिसोर्स को जो है हम यूज करके हम और भी ज्यादा पावरफुल जो है वो आगे जो है बन सकते हैं। नाउ अगर हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करें, इंडिया को अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी माना जाता था, एंड ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक में कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं दैट आर स्टिल प्रेजेंट इन दिस इंडियन इकोनॉमी। तो जो बेसिक कैरेक्टर होता है एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो क्या क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिया की इकोनॉमी का, वो सारा हम एक बार आज के सेशन में देखेंगे। सो अगर हम पहला कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखें, जो पहला बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज ऑफ लो पर कैपिटा इनकम। जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया का, अगर हम 2003 की बात करें तो 2003 में इट वाज $530, इतना था हमारा इंडिया का पर कैपिटा इनकम। नाउ फ्यू कंट्रीज को छोड़ के, जो हमसे भी ज्यादा गए गुजरे उनको छोड़ के, हमारा भी जो है ये जो फिगर है इट इज वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। सो जो पर कैपिटा इनकम है इन 2003 स्विट्जरलैंड का अगर हम देखें, जर्मनी का देखें, USA का देखें, ये सारे कंट्रीज का हमारे जो फिगर है, हमारे कंट्री का फिगर है उससे 75, 48, 71 इतना टाइम्स जो है वो ज्यादा था। ओके,
अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें, स्विट्जरलैंड का जो है 75 टाइम्स ज्यादा था हमसे ये डेटा, पर कैपिटा इनकम का डेटा। जर्मनी का जो है, जर्मनी हमसे और ज्यादा आगे था, इट वाज 48 टाइम्स ज्यादा था। एंड अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए वो 71 टाइम्स ज्यादा उनका पर कैपिटा इनकम, अगर हम इंडिया से कंपेयर करें उनका। बट अगर हम देखो ओवरऑल, अगर हम देखते हैं ना, हम देखो दूसरों से आप क्या कंपेयर करो कि हमें तो वैसे ही इतने सालों तक जो है ब्रिटेन ने लूटा ही था, है ना। तो हम चलो उनसे ज्यादा हम कंपेयर नहीं करेंगे, हम अपना ही देखेंगे। अपना अगर हम बात करें तो हमने जो है बहुत ही ज्यादा स्पीड में जो है हमने ग्रोथ किया है। ओके, अगर हम ग्रोथ की बात करें, इंडिया ने बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार से जो है ग्रोथ किया है। 1990 से 2003 तक का अगर हम डेटा देखें तो बहुत ही ज्यादा फास्ट रेट पे जो है ग्रो किया है। अगर हमारे ही टाइप के और भी जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है ना, उनसे भी अगर हम कंपेयर करें तो हमने बहुत ज्यादा उनको भी पीछे छोड़ दिया, हमने बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से ग्रो किया है। बट स्टिल अगर हम बाकी कंट्रीज से कंपेयर करते तो उनका डेटा जो है हमसे बहुत ही ज्यादा, मतलब काफी गुना ज्यादा है। ओके, सो हमारा जो है इंडिया में अगर हम सबसे कंपेयर करेंगे तो हमारा वी डू हैव लो पर कैपिटा इनकम, और इससे जो है हम थोड़ा सा, हमें जो है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इसलिए हमें बोला जाता है। अपने में खुद से हमारा डेटा बहुत अच्छा है, अगर हम अपने से ही कंपेयर करें, वी आर वेरी वेरी गुड, बहुत ही ज्यादा तेज रेट पे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। आज के डेट में अगर आप देखो, आज के डेट में कितना ज्यादा डेवलप है, रोड इतने अच्छे हैं, हाईवेज इतने अच्छे हैं, रूरल जो हमारा पॉपुलेशन है उसके लिए इतने ज्यादा गवर्नमेंट के, आप अगर स्कीम्स पढ़ोगे ना किसी दिन बैठ के, इतने ज्यादा स्कीम्स है ना, इतनी ज्यादा पॉलिसीज है, स्पेशल स्कीम्स है उन लोगों के लिए जो कि रूरल एरिया में रहते हैं। और अगर हम जो है पैसा, फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, बैंक वगैरह जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन करती है, जिससे कि जो ऐसे जगह हैं जहां पे जो है बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है, जो कि देखो बैंकिंग फैसिलिटी नहीं होगा तो होगा क्या, लोग जो है उधार पैसे नहीं ले पाएंगे, पैसे अपना जो है उनके पास जो है पैसा वो कहीं सेफली जमा नहीं कर पाएंगे। अगर उनको जो है किसी लोन वगैरह की जरूरत होती है, उन बेचारों को मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता है, और वो लोग जो है उनको, आपको पता ही है, वो बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चार्ज करते हैं और इन लोगों को लूट लेते हैं, बेचारे हमारे रूरल लोगों को, जो कि देखो मोस्टली वो ना मतलब इलिटरेट ही होते हैं, ज्यादा इतने जो है वो कोई 12वीं पढ़े या पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट, ऐसे वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं, अपना एग्रीकल्चर करते हैं। बट ये जो मनी लेंडर्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा तेज होते हैं और वो इन लोगों को लूट लेते हैं। तो ऐसे जो है, ऐसे ना हो इसलिए जो है फाइनेंशियल जो ऐसे चीजें हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो है, फाइनेंशियल चीजें जो हम जो बैंक में एक्सेस कर सकते हैं, हमें कार चाहिए तो कार लोन लेते हैं, हाउस चाहिए तो हाउसिंग लोन लेते हैं, तो वो सारी फैसिलिटीज भी जो है गवर्नमेंट जो है उनको प्रोवाइड करा रही है आज के डेट पे। चलो वो तो अलग कहानी हो गई। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे, हम अभी अपने टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, जो कि जिसमें कि हम बोल रहे हैं कि हम कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं कि भाई इंडिया को जो है थोड़ा इकोनॉमी में, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, थोड़ा सा पीछे है हमारा इंडिया, और वो इसी रीजन से है कि पहला रीजन, इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक अभी हम देख रहे हैं, तो क्या फीचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारा यही है कि भाई लो पर कैपिटा इनकम है एंड इट इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। बाकी कंट्री से अगर आप कंपेयर करोगे तो इट इज वेरी क्वाइट लो। अब सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक है, दैट कैरेक्टरिस्टिक इज ऑक्यूपेशनल पैटर्न जिसमें प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर है। ऑक्यूपेशन पैटर्न का मतलब क्या है, मतलब कि भाई जितने भी वर्किंग पॉपुलेशन है, अगर आप लोगों को देखो तो सबसे ज्यादा जो है लोग क्या कर रहे थे इंडिया में, सबसे ज्यादा कर रहे थे खेती बाड़ी, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर था। सो देयर वाज प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एक लार्ज पॉपुलेशन, इंडिया का जो लार्ज पॉपुलेशन है, लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन, ओके, लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन जो था, इट वॉज एंगेज्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो अगर हम 1999 का डेटा उठाएं तो उस टाइम पे आप देखोगे कि 61% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन क्या कर रहा था भाई, वो एग्रीकल्चर में लगा हुआ था। तो 100 में से 61% तो एग्रीकल्चर में ही, खेती बाड़ी में ही लगा हुआ था। एंड उस टाइम पे
अगर हम नेशनल इनकम की बात करें, नेशनल इनकम में 28% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका था? एग्रीकल्चर का ही था। ओके, सो 28% जो था नेशनल इनकम में कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से ही आ रहा था। एंड उस टाइम पे 1999 में अबाउट 61% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वॉज एंगेज्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये है हमारे इंडिया की कहानी। एंड हम अगर फॉरेन से, बाहर की कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करें, जैसे यूके हो गया, यूएसए हो गया, जापान हो गया, तो इन कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करें तो ये जो पॉपुलेशन है, ये प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो कि एग्रीकल्चर में लगा हुआ है, हमारे इंडिया में ज्यादा था। बाकी कंट्रीज में जो था, लोग इतने ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं करते थे। तो इस कारण जो है, इस कारण क्या हुआ, द रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया इज फार ग्रेटर दैन इवन इन सम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। देखो उस टाइम पे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे ना, जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे चाइना को माना जाता था, इंडोनेशिया को माना जाता था, ब्राजील को माना जाता था, तो उन सब के मुकाबले भी आप देखो ना, वहां पे भी एग्रीकल्चर में लोग कम ही इन्वॉल्व थे। हमारे इंडिया में जो था, एग्रीकल्चर में जो है बहुत ज्यादा लोग जो थे एग्रीकल्चर ही, खेती बाड़ी ही करते थे। तो यहाँ पे अगेन जो है थोड़ा सा हम ये देखा गया कि एनालाइज किया गया, दिस इज अगेन वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक जो कि इंडिया को अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के कैटेगरी में शामिल कराता था। ऑक्यूपेशनल पैटर्न, जहां पे प्री डोमिनेंस किसका था? एग्रीकल्चर का था। मोस्टली यहाँ पे कीवर्ड यही है कि वर्किंग पॉपुलेशन जो है कहाँ पे काम करता था, वो एग्रीकल्चर के फील्ड में एंगेज था। नेक्स्ट हम बात करेंगे रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ की। तो इंडिया में जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, वो तो आपको पता ही है। अगर हम 2001 के सेंसस की बात करें, 2001 के सेंसस की बात करें, तो उस टाइम में जो 2001 में जो सेंसस हुआ था, उसमें रिकॉर्ड किया गया था कि इंडिया का पॉपुलेशन वाज 102.5 करोड़। ओके, इट वाज 102.5 करोड़, इतने लोग थे इंडिया में। जबकि 1961 में कितने थे? 43.9 करोड़, इतना था। तो आप देख ही सकते हो कि कितना ज्यादा जो है पॉपुलेशन जो है बढ़ गया। तो 1961 में 43.9 करोड़ था, जबकि 2001 के सेंसस में हमें ये देखा गया कि 102.5 करोड़ जो है, इतना जो है पॉपुलेशन हो गया था। तो यहाँ पे जो है मेन रीजन अगर हम बात करें कि इतना ज्यादा जो है पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ से आया, वो इसलिए आया कि एक जो है डेथ रेट जो है वो कम हो रहा था। इतने ज्यादा जल्दी जो है लोग मर नहीं रहे थे, डेथ रेट जो है काफी कम हो रहा था। There was steep fall in death rate without a corresponding decline in birth rate. बर्थ रेट भी है कम नहीं हो रहा था, बर्थ रेट भी जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा था। तो अगर बर्थ रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता ही चला जाएगा। बट हाँ, ये पॉपुलेशन जो है एक्सप्लोजन हुआ, उससे जो है इंडिया को थोड़ा सा फायदा तो हुआ ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है अब क्या मिल गया हमको, एक वर्किंग लेबर फोर्स की अगर हम बात करें ना, तो हमें वर्किंग लेबर फोर्स जो है, वर्किंग एज ग्रुप के अगर हम बात करें, जैसे वर्किंग एज ग्रुप यहाँ पे कितना रहता है? वर्किंग एज ग्रुप माना जाता है 15 साल से लेकर 64 ईयर्स तक। ये माना जाता है कि भाई 15 साल से कम, 15 साल से जो जितने भी ज्यादा के लोग हैं वो जो है उन वर्किंग क्लास में आते हैं, वर्किंग एज में आते हैं टिल द एज ऑफ 64। तो इस एज ग्रुप के जो मेंबर्स है, इस एज ग्रुप के जो, क्योंकि पॉपुलेशन राइज हो रहा था, तो हमारे पास इस एज ग्रुप के लोग जो है बढ़ते चले जा रहे थे, जिसके कारण हमारा जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन का अगर हम प्रतिशत देखें तो 1999 में दिस परसेंटेज वॉज 61.1%। तो ये भी अनदर है, फीचर है जो कि हम देख सकते हैं कि अनदर कैरेक्टरिस्टिक है विच वॉज रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन। नेक्स्ट जो है एक कैरेक्टरिस्टिक जो कि देखने को मिलता है एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में, वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट का। क्योंकि अब देखो, अब यहाँ पे हो क्या रहा था, हमने प्रीवियस पॉइंट में ये देखा कि जो है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा था। इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भयंकर तरीके से बढ़ रहा था। एंड जब भयंकर तरीके से ये बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो जो वर्किंग एज ग्रुप की हम बात कर रहे थे ना, इसके लोग नंबर भी बढ़ गए। अब इतने सारे लोग हो गए ना ये कि हम जो है इन लोगों के लिए जो है एम्प्लॉयमेंट ही नहीं दे पा रहे थे।
इनको जो है गेनफुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिल ही नहीं था, प्रॉपर तरीके का एम्प्लॉयमेंट इनको मिल ही नहीं रहा था। अगर हम जो है कंपेयर करें डेवलप्ड कंट्री से, तो डेवलप्ड कंट्री में जो होता है ये एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो साइक्लिकल नेचर का होता है, एंड उनका जो होता है अनएम्प्लॉयमेंट वो डिमांड के तरह होता है। अगर जैसे डिमांड नहीं आया तो डिमांड नहीं आएगा तो उस फील्ड में काम भी नहीं होगा, और काम भी नहीं होगा तो लोगों की जरूरत नहीं है, अगर लोगों की जरूरत नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट ही होगा ऑब्वियसली। तो उस नेचर का अनएम्प्लॉयमेंट फॉरेन में चलता था, डेवलप्ड नेशंस में, फॉरेन में नहीं डेवलप्ड नेशन में जो है इस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट चलता था। बट अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों चल रहा था? क्योंकि यहाँ पे जो था पूरा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट था इकोनॉमी में। ओके, यहाँ पे इंडिया में बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट थे इकोनॉमी में, इसलिए जो है उस तरीके का जो नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो इसी तरीके का था, और बहुत ही ज्यादा क्रॉनिक तरीके का। देखो यहाँ क्रॉनिक वर्ड यूज किया, मतलब बहुत ही भयंकर था, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज्यादा था, उन लोगों के लिए जो है एडिक्वेट काम ही नहीं था करने को। और अगर हम देखें कि अर्बन एरिया में, अर्बन और रूरल की हम बात करते हैं, अगर हम रूरल एरिया की बात करें और हम अर्बन एरिया की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि खाली रूरल एरिया में काम नहीं था, अर्बन एरिया में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था। अब देखो जो रूरल एरिया है ना, वो एटलीस्ट वो खेती बाड़ी करके किसी न किसी तरह वो लोग जी लेंगे, बट अर्बन वाले क्या करेंगे? तो अर्बन एरिया में भी जो है बहुत ज्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट था, एंड जो है ये देखा गया कि जो करंट डेली स्टेटस था एम्प्लॉयमेंट का, अगर हम देखें 1999 टू 2000 का डेटा अगर हम देखें, तो रूरल वर्कर्स जो है उसमें रूरल वर्कर्स का डेटा है हमारे पास 7.20%, जबकि अर्बन वर्कर्स है उनका डेटा है 7.70%। सो ये करंटली डेटा, करंट डेली स्टेटस है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप देख ही सकते हो कि अर्बन में जो है, अर्बन क्षेत्र में जो है वो वहां पे ज्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है। एंड अगेन अगर हम बात करें कि भाई ये सब हो क्यों रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है कि लोगों का नंबर, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, लोग ही इतना ज्यादा है कि आप सभी लोगों को जो है काम नहीं दे पा रहे, आप एडिक्वेट वर्क जो है सभी लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, वो भी पूरे साल के लिए। कभी कभी ऐसा होता है भाई कुछ सीजनल वर्क होता है, बट जब ऑफ सीजन होता है तो वो लोगों के पास कुछ काम ही नहीं होता करने को। तो इस कारण जो है बहुत ज्यादा जो है समस्या थी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट था। और जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, ये सारा ना बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है हमारे यहाँ पे जो है चल रहा था। अब यहाँ पे जो है अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में भी जो है बहुत ज्यादा लेबर जो है, क्योंकि उनको दिख रहा था कि भाई वहां थोड़ा काम होगा, क्योंकि इंडिया में सारे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, चलो हम भी खेती बाड़ी करते हैं, बट एग्रीकल्चर में भी सारे ऐसे लेबर बन के लग गए। हो क्या रहा था वहां पे भी जो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वहां पे हो रहा था, वहां पे भी मतलब कुछ ऐसा सही से नहीं हो रहा। तो ये सारा जो है स्थिति अगर हम देखें, बहुत ही ज्यादा क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति थी हमारे इंडिया में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट वाज डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। भैया अब जब आपके हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे? डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यानी कि जो अमाउंट अवेलेबल था, जो पैसा अवेलेबल था पर हेड, वो बहुत ही ज्यादा कम था। एंड जो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होता है कि कैपिटल का फॉर्मेशन का रेट अगर हम बात करें, वो भी जो है बहुत ही ज्यादा लो था। सो इंडियन इकोनॉमी में जो है कैपिटल डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा थी, एंड ये हमें इन दोनों चीजों से पता लगता है। कैसे हम बोल सकते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल था इंडियन इकोनॉमी में? क्योंकि भाई पहला पॉइंट जो पर हेड जो है, पर हेड अमाउंट अवेलेबल जो है वो बहुत ही ज्यादा कम था। एंड जो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है, एक रेट होता है कि कैपिटल और बढ़ता गया, बढ़ता जाए, वो वाला जो रेट था वो बहुत ही ज्यादा कम था। अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें, अगर रेट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग एंड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देखें 2001 से 2002 का, तो ये था हमारा 23.7 एंड 23.1% ऑफ जीडीपी। सो ये जो रेट था 23.17% एंड 23.1%, भाई ठीक ठाक रेट है। बट अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी ईस्ट एशियन कंट्रीज से, जो है उनका भी देखो पॉपुलेशन राइज हो रहा था, हमारा भी पॉपुलेशन राइज हो रहा, बट उनके कंपेयर करो ना, उनका और हमारा डेटा कंपेयर करो, स्टिल वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। हमें बहुत ज्यादा स्टिल इंप्रूव करना था, क्योंकि देयर वाज डेफिशिएंसी इन कैपिटल फॉर्मेशन इन आवर कंट्री। वहां का जो था बाकी कंट्रीज में जो था स्थिति है, जो सिचुएशन है वो हमारे कंट्री से काफी बेटर।
नेक्स्ट जो दिक्कत वाला प्रॉब्लम है, सॉरी नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है, दिक्कत वाला प्रॉब्लम नहीं, हाँ प्रॉब्लम ही एक तरीके से देखो जो चल रहा है प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी में। सो अगर हम अनदर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो दैट कैरेक्टरिस्टिक इज द मैल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड एसेट। मैल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड एसेट का मतलब क्या है कि भाई जो गरीब है वो गरीब ही है और जो अमीर है वो बहुत ज्यादा ही अमीर है। एंड इतना ज्यादा अमीर है कि भाई गरीब और अमीर में जो अगर आप डिफरेंस देखो ना, वो ऐसा नहीं है कि थोड़े रुपए का अंतर हो, बहुत ज्यादा वाइड गैप है। अगर जैसे अमीर आपका अमीर का डेफिनेशन ही लो, इतना ज्यादा उनके पास एसेट होगा, और जो अगर गरीब की अगर आप बात करो तो गरीब के पास बहुत ज्यादा कम होगा एसेट। तो यहाँ पे जो हम वेल्थ एंड एसेट की इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो है एसेट से कंपेयर करेंगे कि पुअर के पास जो है कितना एसेट है और अमीर के पास कितना एसेट है। लाइक पुअर के पास कितनी गाड़ियां है, कितना घर है, छोटे घर में रह रहा है, बड़े घर में रह रहा है, कितने नंबर ऑफ घर है, कितनी गाड़ियां, तो इन सब के चलते हम जो है कंपेयर करेंगे पुअर और अमीर में। सो आपके जितने भी एसेट्स हो गए, अगर हम एसेट वगैरह की बात करें, एसेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, उसमें बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी था बिटवीन द रिच एज वेल एज द पुअर। तो हम यहाँ पे जो है अर्बन हाउस होल्ड का अगर हम यहाँ पे अगर कुछ डेटा देखें, दिस डेटा इज फ्रॉम जुलाई 1991 टू जून 1992। तो अगर हम इस पीरियड का ही, इस दौरान का ही डेटा देखें, आपको पता है 1991 में क्या हुआ था। 1991 में जो है हमारा जो प्राइवेटाइजेशन, लिक्विड, वो सारा चीजें, एलपीजी जो चीजें हैं वो सारा आया था। तो उस दौरान का ही अगर हम डेटा उठा के देखें, एक साल का जो है, उस डेटा में जो है आपको एसेट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा। हम यहाँ पे रूरल एरिया का डेटा को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। रूरल एरिया में अगर आप देखो, इन रूरल एरियाज 27% ऑफ द हाउस होल्ड, तो यहाँ पे ये जो परसेंटेज है इट शोज द हाउस होल्ड, टोटल जो हाउस होल्ड है उसमें 27% ऑफ द हाउस होल्ड ओनिंग लेस देन ₹20,000 वर्थ ऑफ एसेट। ऐसे लोग जिनके पास 20,000 से कम जो है वर्थ ऑफ एसेट, यहां पे वर्थ ऑफ एसेट्स, ओके, 20,000 से भी कम के एसेट जो थे, उतने लोग कितने थे, दे वर ओनली 2.4% ऑफ द टोटल एसेट। जितना भी टोटल एसेट है उसका जस्ट 2.4% है ऐसे लोग जो कि दे हु ओन्ड ₹20,000 से भी कम वर्थ ऑफ एसेट। एंड अगर हम रूरल में ही बाकी देखें, बाकी जो 24% है, 24% ऐसे लोग जिनके पास 20,000 से 50,000 रुपए तक का एसेट था, वो लोग बस 7.5% ही थे टोटल एसेट के। लाइक ये जो टोटल एसेट है यहाँ पे, जैसे अगर हम 100% इसको माने, उसमें से 2.4% ऐसे लोग थे जिनके पास 20,000 रुपए से कम के एसेट थे, यानी कि उनके पास साइकिल था, जो भी उनके पास आइटम थे, घर के आइटम, वो सारे जो थे इट अकाउंटेड फॉर ओनली, ये टोटल जो एसेट है ना इंडिया में, वो टोटल एसेट फॉर्मेशन जो है उनमें से उसका जो खाली 2.4% ही ये लोग थे। एंड ऐसे लोग जिनके पास जो है 20,000 से 50,000 रुपए तक का सामान था, घर में वर्थ ऑफ एसेट था, वो लोग जो थे 7.5% ही थे। ओके, अगर हम देखें रिच की बात, ये हो गई, यहाँ पे हम जो है ये सारे लोग जो है पुअर कैटेगरी के लोग हैं। ओके, ये दोनों जो चीजें हैं, ये दोनों ऊपर के अबाउ जो डेटा है वो पुअर की अगर हम बात कर रहे हैं। अगर हम रिच की बात करें तो रिच में 9.6% ऑफ रिच हाउस होल्ड जिसके पास जो है 2.5 लाख एंड अबाउ का नेटवर्थ का एसेट था, मतलब उनके पास एसेट थे, कोई भी जो भी चीजें थी उनके पास, उसका अमाउंट 2.5 लाख एंड अबाउ का था, ऐसे लोगों को हम रिच लोग मानते हैं। ओके, तो ऐसे लोगों का पर अगर हम टोटल एसेट में परसेंटेज देखें ना, 49% ऑफ द टोटल एसेट जो है ये लोग ओन करते थे। तो आप देख लो कितना ज्यादा वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना ज्यादा डिफरेंस है इनके, इनइक्वालिटी का आप यहीं पे डेटा देख सकते हो। ये जो बेचारे जो 20,000 रुपए तक का जिनके पास है, जिनके पास 20 से 50,000 का एसेट है, ये खाली 2.4 एंड 7.5% एसेट ही ओन करते ऑफ द टोटल एसेट, जबकि टोटल में से 49% तो खाली इन रिच का ही है। तो इतना ज्यादा जो है
बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी जो है यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल रहा है। सेम चीज, ये हम रूरल की कहानी देख रहे हैं, सेम चीज जो है आप जो है अर्बन में भी देख सकते हो। अर्बन एरिया में जो है और भी इससे भी ज्यादा बुरा हाल था। अर्बन जो पुअर थे, अर्बन में जो पुअर थे, और जो अगर हम अर्बन रिच का डेटा देखें ना, वो डेटा में भी बहुत ही ज्यादा इनइक्वालिटी था। एंड इसी इनइक्वालिटी के कारण, दिस इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एंड यही जो है, यही वेल्थ जिस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा इनइक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। एंड इसी से ही जो है हम बोलते हैं कि मैल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड एसेट्स देखने को मिला। कहाँ पे? हमारे इंडिया में। नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें, दैट इज क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सो अगर हम क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल की बात करें ना, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल में क्या हमें देखने को मिलेगा कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में, अगर कोई कंट्री को हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी बोलते हैं, तो वहां का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा? पुअर होगा। वो पुअर इसलिए होगा कि उस देश में जो है एजुकेशन जो है, एजुकेशन काफी ज्यादा कम होगा। जो लोग होंगे वो इलिटरेट ज्यादा होंगे। अगर उनके पास एजुकेशन होगा, वो तीसरी चौथी पढ़े होंगे, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, 8वीं तक भी नहीं पढ़े होंगे, 4th 5th तक वो पढ़े होंगे। एंड उसके बाद जो है वो एग्रीकल्चर या छोटे मोटे किसी भी काम में लग जाते हैं अपने घर को चलाने के लिए। तो ये जो है, ये स्थिति जो है अंडर डेवलप्ड नेशन में जो है देखने को मिला। एंड अगर हम इंडिया की बात करें, क्योंकि इंडिया को भी अंडर डेवलप्ड माना जाता था, तो इंडिया में भी ये चीज आपको वाइडली देखने को मिलेगा कि जो लेवल ऑफ लिटरेसी है ना, लेवल ऑफ लिटरेसी बहुत ही ज्यादा पुअर था इंडिया में। एंड जो मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन होता है, जो कि एक काम को करने के लिए चाहिए होता है, वो भी जो है आपको एब्सेंट ही दिखेगा। सो अगर हम इंडिया की डेटा की बात करें कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर एजुकेशन में कितना किया, तो अगर हम इंडिया का डेटा देखें विथ रिस्पेक्ट टू पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और डेटा है 1991 से 2001 का, तो इट वाज जस्ट 4.1% ऑफ जीडीपी। तो 1991 से 2001 का डेटा हम देखें कि इंडियन गवर्नमेंट ने कितना जो है बजट के, अगर हम यहाँ पे ना बजट की बात कर रहे हैं, बजट में देखो एलोकेशन होता है कि हम हर सेक्टर को जो है कितना कितना एलोकेट करेंगे, फंड एलोकेशन की यहाँ बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे जो है अगर हम जीडीपी का जो है जस्ट 4.1% ही एलोकेट हुआ था इन द एरिया ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन R&D में जस्ट 4.1% जो है वो दिया था। एंड ये जो फिगर है, ये फिगर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर हम और डेवलप्ड नेशन से कंपेयर करें, जैसे अगर यूएसए से कंपेयर करें, यूएसए का ये वाला जो फिगर है उस दौरान था 6%। ओके, सो यूएसए का फिगर उस दौरान 6% था, जबकि इंडिया का 4.1 ही था। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट को हम मेजर करते हैं HDI से, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये जो है इंडेक्स जो है UNDP ने बनाया था, जो कि बेस्ड था लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे, अडल्ट एजुकेशन कितना है, और इन सब से जो है हम जो है पता लगाते हैं कि HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इंडिया में कितना ज्यादा है। अगेन अगर हम इस रैंकिंग की बात करें, उसमें भी जो है इंडिया की रैंकिंग जो थी उस दौरान 127 थी इन द ईयर 2002। 2002 में जो है इंडिया की रैंकिंग थी 127, जबकि चाइना जो था उस टाइम रैंक कर रहा था 94। सो ऑब्वियसली हम ये देख सकते हैं कि जो है लेवल जो है इंडिया का जो है काफी कम है। अगर आप जो है बाकी नेशन से कंपेयर करो, बाकी कंट्रीज से कंपेयर करो, तो इंडिया का जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इसका जो शेयर है, इसका जो डेटा है, डेटा ही सब कुछ बताता है कि काफी ज्यादा जो है ह्यूमन रिसोर्स का क्वालिटी जो था काफी खराब है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई टेक्नोलॉजिकली कोई कंट्री कितना आगे है, उससे भी हमें पता लगता है कि भाई कोई कंट्री पुअर है कि रिच है। अब कोई ट्रेन, अगर कोई कंट्री जो है वहां पे बुलेट ट्रेन चल रहा है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, और हम यहाँ पे कोयले वाला ट्रेन लेके घूम रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई वो कंट्री तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। तो इस बेसिस पे कि कितना टेक्नोलॉजी में आगे चला गया, उससे भी हमें पता लगता है कि कोई नेशन जो है, कोई कंट्री जो है वो कितना आगे है। तो यहाँ पे अगर इंडिया को अंडर डेवलप्ड बोला जाता था, तो हम देख लेते हैं कि भाई इंडिया में जो है टेक्नोलॉजी का जो एनवायरमेंट है वो किस हिसाब से था। इंडिया में को क्योंकि अंडर डेवलप्ड बोला जाता था, यहाँ पे क्या देखने को मिलता था
कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे ना, वो सारा जो है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज करते थे, बहुत ही ज्यादा पुराना टेक्नोलॉजी को यूज करते थे। अगर आप कंपेयर करो बाकी कंट्रीज में तो वो लोग बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे थे। सो प्रोडक्शन में बहुत ही ज्यादा खराब टेक्निक्स यूज होता था, जिसके कारण क्या होता था, अगर आप खराब टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो प्रोडक्शन में करोगे तो आउटपुट में भी आपको वो फर्क दिखेगा। आउटपुट में जो है वो क्वालिटी नहीं दिखती थी, क्वांटिटी नहीं दिखती थी। ओके, सो क्वालिटी और क्वांटिटी जो है सफर करेगा अगर आप जो है प्रोडक्शन करते टाइम जो है इंफीरियर चीजों का, इंफीरियर टेक्निक का जो है इस्तेमाल करोगे। अगेन अगर आपको पता है कि इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो इंडिया में उस टाइम पे जो है एग्रीकल्चर जो है प्रीडोमिनेंट था। ओके, एग्रीकल्चर जो है वो प्रीडोमिनेंट था। तो एग्रीकल्चर प्रीडोमिनेंस है, मतलब सारे एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। अब एग्रीकल्चर में भी क्या हो रहा है, वहां पे भी जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा है। ओके, हमारे जो फार्मर है वो बेचारे सारे पुअर हैं, उनके पास जो है बेचारों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो ट्रैक्टर अफोर्ड कर पाए, कि वो अच्छे जो है सीड वगैरह, जो सीड होते हैं, सीड को अफोर्ड कर पाए, सोइंग मशीन जो है अच्छे ले पाए, इतना जो है उनके पास पैसा नहीं था, क्योंकि ट्रैक्टर वगैरह खरीदना एक्सपेंसिव होता है। ओके, सो इस सब के चलते क्या हो गया, इस सब के चलते हम ये बोल सकते हैं कि वहां पे जो है इंडिया में जो है लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है। बट ऑब्वियसली हम ये जो डेटा, ये सारा डेटा जो ले रहे हैं ना, हम ये सारा डेटा हम जस्ट एक देख रहे हैं कि इंडिया पहले कैसा था। वो जो प्री इंडिपेंडेंस और प्री एलपीजी आने से पहले जो हमारा लिबरलाइजेशन वगैरह आया, उससे पहले का स्टेटस क्या था, वो है ये स्टेटस। बट पोस्ट लिबरलाइजेशन आप देखोगे कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। लिबरलाइजेशन के बाद जो है बहुत ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो है इतना ज्यादा तरक्की किया, मतलब बहुत ही स्पीड से तरक्की किया है, और जिस कारण लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस जो है इंडिया में है। आजकल देखो सारे स्टार्टअप का जो कल्चर है इंडिया में जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, इतना ज्यादा एंजल इन्वेस्टर्स इतने सारे हो गए हैं। तो ये सारे क्या है, ये सारा जो है अब बहुत ज्यादा एलपीजी जो हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का सिनेरियो हो, उसके बाद तो इंडिया ने बहुत ही ज्यादा तरक्की किया है। ओके, सो ये पुराना, अगर हम अंडर डेवलप्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम जस्ट पुराना डेटा को एक बार एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पे कि इंडिया को जो है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जो है इन सारे रीजन से पहले हम बोला करते थे। सो ब्रिटिशर के टाइम पे काफी ज्यादा स्टैग्नेशन था, वो जो है आज के डेट में नहीं दिखेगा आपको। तो ये सारे हमने पॉइंट्स क्या देखे, हमने लो पर कैपिटा इनकम देखा, ये सारे हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। क्या क्या है, लो पर कैपिटा इनकम दिखेगा, ऑक्यूपेशनल पैटर्न की अगर हम बात करें, ज्यादा डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर में। पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, जिसके कारण क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट भी रहेगा, कैपिटल की डेफिशिएंसी रहेगी, मैल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वेल्थ और एसेट का। ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल जो है, अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें, उनका जो क्वालिटी है वो क्वालिटी क्या होगा, बहुत ही ज्यादा पुअर होगा। ओके, अब पुअर है, इनकी गलती नहीं है। ओके, इनके पास पैसे ही नहीं है स्कूल जाके पढ़ने के। तो और जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट ने भी जो है ज्यादा जो है परसेंटेज जीडीपी का वो डिस्ट्रीब्यूट दिया भी नहीं था, पैसे भी नहीं दे रखे थे इस फील्ड में कि भाई हम कुछ डेवलपमेंट ही कर दे एजुकेशन के क्षेत्र में। तो इतना उस टाइम पे इतना नहीं हुआ था, इसलिए पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल उस टाइम पे रहा। एंड फाइनली अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजिकल चीजें भी, टेक्नोलॉजी में भी बहुत ही ज्यादा पीछे ही था इंडिया उस टाइम। तो इन सब रीजन के चलते जो है हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी बोलते हैं, इंडिया को बोलते थे। एंड अगर कोई पूछे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा ये सारे क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.